हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हो। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। वैसे आपको एक्चुअल में बताऊं ना, तो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसकी यूनिट 1 है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अभी बताऊंगी क्या होती है। और यूनिट जो 2 है, दैट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, तो हमें 2 यूनिट्स में पढ़ना है इसको। यूनिट 1 हल्की सी लेंदी है, यूनिट 2 बहुत ही छोटी सी बड़ी सिंपल सी यूनिट है। आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट 1 नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। पहले जरा सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे जाएंगे। देखो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कौन सी होती है? ट्रेडिंग एंटिटीज। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, फिनिश गुड्स परचेज कर रही है और आगे सेल कर रही है। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या बनता है फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो, अगर आप कॉमर्स से हो तो आपके लिए तो बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज है ना, आपने पढ़ा हुआ है। और अगर आप नॉन कॉमर्स से हो तो भी आपके लिए बहुत ईजी है सीखना। हमें सिर्फ 3 बड़े बेसिक से अकाउंट्स बनाने हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम देखते हैं, हमारे पास 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड पी&एल। मतलब इससे हम अपना ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि हमने बिजनेस में जो भी काम करा है उससे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या बताती है कि पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज अवेलेबल है। अभी हम इनको बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें अपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स करना कैसे। देखो, ऊपर की थ्योरी में आपको रीड नहीं करा रही, बेसिक है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ बेसिक चीजें माइंड में रखनी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम मेनली अपने फॉर्मेट पे आ जाएंगे। डन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी होती है? पहली, डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल इनकम्स होती है, उनको हम डिफरेंटली अलग से शो करते हैं। और पर्सनल जो से अलग जो है बिजनेस वाली, उनको हम अलग शो करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये चीजें मिलेंगी। सपोज कोई पर्सन है, कोई प्रोप्राइटर है, उसने अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस से पैसा ले लिया। स्कूल फीस भरना बिजनेस का काम तो नहीं है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे उसको। डन। और उसने कैश विड्रॉ करा है तो कैश भी लेस हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या? अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे इनकम हो सकती है। सपोज उसकी पर्सनल को इंश्योरेंस पॉलिसी के वो आई है प्रीमियम, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी मैच्योर हुई है और वो अमाउंट आया है, वो उसने बिजनेस में रख दिया। अब बिजनेस में लगाया है तो बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, एडिशनल कैपिटल है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। डन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजेक्शन। अब बोलते हैं एक्रूअल बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूअल बेसिस मतलब ना तो हम पिछले साल की ट्रांजेक्शन को इस साल की इनकम या एक्सपेंस मानेंगे, ना ही हम फ्यूचर के एक्सपेंस या इनकम को इस साल की इनकम एक्सपेंस मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे, ये भी पॉइंट्स आएंगे। सपोज मैंने कोई एसेट परचेज करा, अब एसेट कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में। मैंने गलती से उसको पी&एल में दिखा दी, मतलब एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दी, तो मेरे को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, और जो भी फाइनल अकाउंट्स होने से पहले ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो गया, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। डन है। अब हम अपने मेन प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे आते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये तो आपको एक बार हल्का सा समझना था। ये आगे जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग एंट्रीज। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट पता है क्या होता है? ये हम क्यों बनाते हैं? अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता है क्या होता है? जो मेनली आपके बिजनेस में जो आपने प्रोडक्शन करी है, या फिर जो मेनली आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड जो आपने सेल परचेज करी है, उससे आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है ना, वो वाले। ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड इज फॉर
expenses. Credit side is for incomes. Done? अब सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक वो किधर आएगा? डेबिट साइड में. दैट इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ माय एक्सपेंस, क्योंकि जो ओपनिंग में है वो मेरा इस साल यूज हो जाएगा. फिर अगर मैंने परचेजेस करी है, परचेजेस वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस नेट ऑफ रिटर्न्स. परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न्स, मतलब मैंने कोई परचेज रिटर्न कर दिया तो लेस कर दूंगी. अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस टोटल इतना सामान था, लेकिन जरूरी थोड़ी है सारा यूज हुआ हो, कुछ बच भी रहा होगा, हो सकता है, तो मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माय क्रेडिट साइड. ठीक है. फिर मेरे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट एंड कैरेज, कस्टम ऑक्ट्रॉय, वेजेस, गैस वाटर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है, मेनली जो आपका मेन उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो कहाँ पे आ जाएंगे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद आपकी सेल्स आ जाएगी, क्रेडिट साइड इनकम है, सेल्स माइनस रिटर्न. बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस रेट. इनकम वाली साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है तो आ जाएगा, और इनमें से कोई भी एक चीज आएगी ऑब्वियसली. ठीक है. अब हम एक चीज बोलते हैं, जीपी या जीएल क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस. अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपके क्वेश्चन में भी यूज हुई है. अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, देखो वैसे क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इट मींस इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, तो हमें उसको दोबारा डिडक्ट नहीं करना. इन केस इट विल ओनली बी शोन इन बैलेंस शीट एज एन सेट. समझ आई ये चीज? तो हमारा क्या है, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मींस वो ऑलरेडी डिडक्ट. अच्छा, फिर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं. अगर आपके गुड्स रिसीव हो गए लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? परचेजेस को डेबिट कर दो और सप्लायर को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपके गुड्स तो रिसीव हो गए ना, तब उसको परचेजेस में दिखा देंगे. और परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू क्रेडिट. अगर फ्रेट, कार्टेज, वेजेस कोई भी किसी एसेट के लिए है, आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की सेल के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाओगे. गलती से आपने अगर ट्रेडिंग में दिखा रखा है तो वहां से लेस कर देना, एसेट में ऐड कर देना. गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पे बेचे होते हैं. अप्रूवल बेसिस समझना क्या होता है? हम कस्टमर को गुड्स देते हैं और हम क्या कहते हैं, देखो अगर आपको गुड्स अच्छे लगे तो आप रख लेना, लेकिन हमें ना टाइम पीरियड सेट कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें बता देना आपको गुड्स रखने हैं नहीं. अगर उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर गुड्स रख लिए, अप्रूवल दे दिया, तो हम उसको सेल मान लेंगे. या फिर उन्होंने फॉर्मली 2 हफ्ते से भी पहले ही हमें बता दिया कि हमें ये गुड्स रखने हैं, तो हम उसको सेल मान लेंगे. मतलब उन्होंने अप्रूवल दे दिया या कुछ नहीं बोला बट 2 हफ्ते लैप्स हो चुके, या फिर हमने देखा कि उन्होंने वो गुड्स यूज कर लिए, फर्दर सेल कर लिए, मतलब कोई एक्सेप्ट कर लिया कि हमें पता चल गया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके केस में हम उसको सेल मान लेंगे. तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा ना, हम उस पर सेल मानते हैं. लेकिन अगर 31 मार्च को इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ना तो अभी टाइम पीरियड लैप्स हुआ, ना कस्टमर ने एक्सेप्ट करे, ना यूज करे, तो हम उसको सेल्स नहीं मान सकते. और गलती से अगर हमने सेल्स मान लिया तो हम उसको क्या करेंगे? रिवर्स. क्लोजिंग स्टॉक में जो डैमेज और ऑब्सोलेट आइटम्स होते हैं उसको हम सेपरेटली दिखाते हैं. जो कंसाइनी के पास गुड्स पड़े हैं, ये हम इन्वेंट्री वाले चैप्टर में भी देखते हैं. कंसाइनर, कंसाइनी, अगर हमारे कोई गुड्स कंसाइनी या हमारे एक एजेंट के पास पड़े हुए हैं तो हम अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हैं. क्लियर? कोई डाउट? फिर हमें देखनी है, ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. अब हमें देखनी है इसकी जर्नल एंट्रीज, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज. क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज मतलब अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्रीज. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने परचेजेस करी थी, हमारे लिए एक्सपेंस था, डेबिट कर रखा था, उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया तो परचेजेस का बैलेंस कम हो जाएगा. परचेज रिटर्न टू परचेजेस. सेल्स, अगर हमने सेल्स करी, इनकम था, क्रेडिट था, अगर सेल्स से रिटर्न आ गया तो क्या हो जाएगी? सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स डेबिट टू सेल्स. डन. फिर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में हम क्या क्या लेके गए हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या क्लोज करा है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. तो सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस. प्रॉफिट है तो P&L क्रेडिट, लॉस है तो P&L
डेबिट। जो भी हमारा जीपी या जीएल होता है हम किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। डन, कोई डाउट? इसके बाद आपकी आती है पीएनएल की क्लोजिंग एंट्रीज। अब पीएनएल पता है क्या होता है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ। प्रॉफिट या लॉस, हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन कर लिया था। अब हमने डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस तो लिख दिए, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की सैलरीज हो गई, है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है वो किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में। और इनडायरेक्ट इनकम, कोई कमीशन मिल गई, रेंट मिल गया, वो भी किस में जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो अदर इनकम जैसे डिस्काउंट रिसीट, कमीशन, बुक इंटरेस्ट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल और मशीनरी पे कोई प्रॉफिट हो, सब आ जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। सैलरीज, ऑफिस रेंट, रिपेयर रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, salaries of staff, advertisement, godown rent, bank charges, interest on loan, discount allowed, loss on sale of machinery, सब indirect expenses किधर आ जाएंगे, P&L के debit side पे। Done. Balancing figure will be your net profit or net loss transfer to capital account. Done. कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, ये एक बार हम बाद में देखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। हम इसके ना एक तो क्वेश्चंस देख लेते हैं साथ साथ ही। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड क्लोजिंग एंट्रीज। आपके ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस से सब डिटेल्स है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, आल्सो पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। देखो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री किधर आएगी, एक्सपेंस है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। परचेजेस अगेन एक्सपेंस है डेबिट में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा, एक्सपेंस है डेबिट। वेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इनकम है। रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास गुड्स वापस आए, हमने सेल्स करी थी, बाहर गुड्स दिए थे तो ये तो वापस आएंगे, तो दिस इज योर सेल्स रिटर्न, 1 लाख रुपए लेस हो जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड, हमारे पास कोई गुड्स आए थे, हमने वापस रिटर्न करे, परचेज रिटर्न, परचेजेस में से लेस हो जाएंगे 72,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड में, बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कॉस्ट। कोई डाउट क्या? और हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे जर्नल में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड। और पहले हमने ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हटा दिया था, ठीक है। क्रेडिट साइड से सेल्स डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों आप, इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर कहां पे करा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कंबाइन भी कर सकते हो, सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो भी प्रॉफिट आया आपका कहां पर ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल अकाउंट में। बस बेसिक था। और हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बैलेंस शीट ऑफ थपर एज ऑन 1 अप्रैल वाज एज फॉलोज। During 2021-22, the P&L account revealed a net profit of 18,30,000. Profit था 18,30,000. This was after allowing for the following. ये 18,30 में से आप ये चीजें अलाउ कर चुके थे। Rent received from property let out 3 lakh, depreciation on machinery 10%, furniture 5%. Provision for doubtful debts बनाना है 5%. But while preparing that P&L account, he had forgotten to provide. ऊपर वाली चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 180। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने नहीं दिखाए, इस साल का खर्चा है, एक्सपेंसेस में ऐड डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, या तो हम अपने एक्सपेंस में से कम करेंगे या क्रेडिट साइड में एज एन इनकम दिखा देंगे। हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 22 वर दिस एज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मिसिंग है, बैलेंस शीट यहाँ पे मिसिंग है। आपका ना ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, एक बार प्लीज आपने क्वेश्चन सर्च करना स्टडी मेट में, ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन बैंक में। और यहाँ पे ये थपर वाला जो क्वेश्चन है स्टडी मेट में आपको मिल जाएगा, आप उसकी बैलेंस शीट में यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा के लिख लेना, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन का ही पार्ट, आंसर भी वो ठीक है। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, उसने 6 लाख रुपए विड्रॉ करे डोमेस्टिक यूज ड्रॉइंग्स के। ड्रॉ दिस बैलेंस शीट एट एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट बनानी। अब सबसे पहले पीएनएल का बैलेंस कितना दे रखा था हमें, 1830 क्रेडिट। इसमें से एक्सपेंस चार्ज कितना करना रह गया था हमारा, 180 डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारी इनकम कितनी है 20 क्रेडिट।
तो करेक्ट प्रॉफिट ये हमारा क्या है, एडजस्टेड, या फिर हम बोल सकते हैं करेक्ट 16,70,000। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देखो मेरे पास ना ओपनिंग अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, मैं आपको बताती हूँ जितना भी आपको ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी इसमें हम क्या करेंगे, करेक्ट वाला प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ड्रॉइंग्स हमें दे रखी है, ड्रॉइंग्स हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, इधर आ गई। ट्रेड पेबल्स हमें क्लोजिंग बताए होंगे 1140, ये आ जाएंगे। और क्या बता रखा है हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1450, ट्रेड रिसीवेबल्स 20 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 20 लाख 20 लाख 20 लाख। इस पे प्रोविजन कितने का बनाना है, 5%। हमने पता है पीएनएल से क्यों नहीं चार्ज करा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, पर डेटर्स में से तो लेस करेंगे। 20 लाख का 5% 1 लाख 19 लाख आ गया। उसके बाद और क्या दे रखा है हमें, कैश एट बैंक 10,35,000, ये आ जाएगा। और हमें क्या बताया है जी, हाँ प्लांट एंड मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा, जो आपको स्टेडीमेट से लिखना है। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10%। एक्चुअल में ये पीएनएल में जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं ऑलरेडी पीएनएल से चार्ज कर चुके थे, इसलिए दोबारा से नहीं करा। फर्नीचर एंड फिक्चर का ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा लेना, उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना 5%। अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट, सॉर्टेड, कोई डाउट इसमें, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक टॉपिक कराती हूँ, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज, लेट्स कम टू द टॉपिक नंबर 7। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, आपने एंड में सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे, नेक्स्ट ईयर आपको सारे अकाउंट्स ओपन करने। तो ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है, जो चीज डेबिट होते हैं वो डेबिट कर दो, जो क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट कर दो। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस के आइटम्स तो क्लोज हो जाते हैं, एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। एक बार इसका ना क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 7th बीसी का है, होमवर्क में लिख लो। The balance sheet of Mr. Popatlal, a merchant on 31st March stood as follows. कैपिटल, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एंट्रीज है। ओपनिंग जनरल एंट्री करनी, सारे एसेट डेबिट कर दो, लायबिलिटी क्रेडिट कर दो। फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, प्रोविजन अलग से क्रेडिट होता है, प्रोविजन क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है अपनी क्रेडिट। बस एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। क्लियर, यही अपने को 7th क्वेश्चन में करना है। तो अपने यहाँ तक सॉर्टेड है, 8th क्वेश्चन तक। हमें सिर्फ क्या करना है, पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दिखा देती हूँ। देखो एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, एसेट लायबिलिटी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, इधर एसेट्स इधर कैपिटल और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट की है उसकी। याद रखना ट्रेडिंग और पीएनएल हमेशा किस चीज का बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है पूरे साल के, लेकिन बैलेंस शीट हमेशा बनती है एक पर्टिकुलर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मेक श्योर कि मेरे को आप कमेंट्स में बता दो या टेलीग्राम पे बता दो, कोई भी डाउट आपको रखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एडजस्टमेंट्स। देखो आपको काफी सारे एडजस्टमेंट्स दिख के दे रखे हैं मैंने, इसमें से हम कुछ कुछ मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी एक बार आप गो थ्रू करना, बड़े बेसिक हो, ठीक है। जैसे सपोज ड्रॉइंग्स करी, अब ड्रॉइंग से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो कम करने के लिए करूंगी डेबिट, कैपिटल डेबिट टू ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स, टैक्स पे करा, अब वो प्रोप्राइटर का पर्सनल टैक्स होता है, तो मैं क्या एंट्री करूंगी, इनकम टैक्स को कैपिटल से कम करूंगी, कैपिटल डेबिट टू इनकम टैक्स, या फिर मैं यहाँ पे टू बैंक भी कर सकती। अगर आपने इनकम टैक्स करा है तो आप कर देना इनकम टैक्स टू बैंक, क्लोज कर देना, क्योंकि आपने अपने बैंक से पे करा है। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट को तो पीएनएल में नहीं शो करता, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि हम डायरेक्टली उसको सेल परचेज में से एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको हम पीएनएल में शो करते हैं। अगर डिस्काउंट अलाउड है दैट इज माई एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट इज माई इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड टू पीएनएल अकाउंट। रिबेट, अगेन रिबेट है तो रिबेट हमारा एक्सपेंस से डेबिट, कस्टमर का बैलेंस कम, और लास्ट में हम उसको पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस है पीएनएल डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड, कभी भी डेटर के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, बैड डेट्स रिकवर्ड में क्या होता है, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड टू पीएनएल अकाउंट।
एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स इन हैंड, अगर कोई आपके पास किसी भी चीज की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसका आप बैलेंस शीट में शो करोगे, और कहा इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल टू एप्रोप्रिएट एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस में से कम कर दोगे। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, अगर आपका नेट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, जैसे सपोज बोला आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 10%, तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट जो भी बिफोर कमीशन है इनटू रेट बाय 100, मतलब जैसे अगर 10% है तो 10/100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो पता है क्या हो जाता है, प्रॉफिट इंटू 10/110। आफ्टर चार्जिंग है तो रेट प्लस 100, बिफोर चार्जिंग है तो ओनली 100। क्लियर, उसको हमारा एक्सपेंस है P&L में से डेबिट कर दो। डन। अब जैसे ये टेबल है, एक बार आप गो थ्रू करना, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताती हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, जो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है ना उनके दो ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इसको दो साइड, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन अगर अंदर दे रखा है तो एक एडजस्टमेंट होगी, सिर्फ कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लायबिलिटी है, तो हमारे दो ट्रीटमेंट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, एक तो एक्सपेंस में ऐड और एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर अंदर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के तो सिर्फ लायबिलिटी साइड। ऐसे ही अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए लायबिलिटी होती है, बाहर दे रखी है तो मैं क्या करूंगी, अपनी इनकम में से लेस कर दूंगी और लायबिलिटी साइड में शो कर दूंगी। और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ कहां पे आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ऐसे आप ये चीजें गो थ्रू करना। डेप्रिसिएशन है, जैसे अगर आपको ट्रेडिंग की ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखी है तो सिर्फ P&L में शो कर देना एक्सपेंस, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है तो एसेट में से भी कम करना और P&L में से भी चार्ज कर देना। इस तरह से आपकी एडजस्टमेंट्स रहती है। एक बार ये गो थ्रू करना, बड़ी बेसिक सी है। ठीक है। अब एक बड़ा अच्छा सा मेरे को आपको अकाउंट बताना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई प्रोविजन यूज हो गया तो राइट ऑफ द बैड डेट्स, तो प्रोविजन कम होएगा, प्रोविजन कम होएगा मतलब डेबिट टू बैड डेट्स। कोई नया प्रोविजन क्रिएट करा, प्रोविजन बढ़ेगा, कहां से बढ़ाएंगे, P&L से, बाय P&L अकाउंट। ठीक है। अब मेरे को ये बताना है अमाउंट्स कैसे आएंगे। ओपनिंग मेरे को गिवन होगा, बैड डेट्स मेरे को गिवन होगा, मेरे को बता रखा होगा एग्जांपल, मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स का 10%। ठीक है। मैं क्या करूंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स में से एक तो बैड डेट्स हटा दूं, जो अमाउंट बचेगा, बैड डेट्स पे थोड़ी प्रोविजन बनाऊंगी, जो अमाउंट बचेगा उसका मैं क्या करूंगी 10%, ये मेरे को चाहिए पूरा प्रोविजन, उसको मैं इतने लिख दूंगी क्लोजिंग बैलेंस में। और बैड डेट्स में भी एक चीज याद रखना, अगर वो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखे हैं, दैट मींस दे आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन डेटर्स। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर वो अंदर ही दे रखे हैं तो सिर्फ P&L के डेबिट साइड आएंगे, डेटर से लेस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो अंदर दे रखे हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। क्लियर। हमारा क्या हुआ, हमारे लिए एंट्रीज क्या होती है, मैं आपको एक बार अलग से भी अकाउंट बना के बता देती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैसे आएगा ये, डेटर्स माइनस बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं तो, अंदर है तो लेस नहीं करेंगे, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, टू बैड डेट्स, जो भी बैड डेट्स इससे राइट ऑफ करें, और इधर क्या आ जाएगा, बाय P&L, जो हमें इस साल प्रोविजन क्रिएट करना है। बेसिक है क्या, इसके अलावा कुछ बचा अपने पास, एक छोटा सा थ्योरी पॉइंट बचा है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। देखो प्रोविजन आप रीड करना, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक नॉन लायबिलिटी, हमें पता है कि हमारी ये लायबिलिटी हो सकती है, उसका अमाउंट हमें कंफर्म नहीं है, एक रिलायबल एस्टिमेट है, एक एस्टिमेट है, कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, लिक्विडिटी फॉर टैक्स, लायबिलिटी फॉर टैक्स। रिजर्व्स क्या होता है, पर्टिकुलर एक लायबिलिटी के लिए नहीं बनते, हमने जनरली अपना पैसा एक सेट असाइड कर दिया, रेवेन्यू रिजर्व्स, रिटेन प्रॉफिट्स, कैपिटल रिजर्व्स,
जनरली अपना प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया, दैट इज योर रिजर्व्स. प्रोविजंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रिजर्व्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ. क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स गो थ्रू कराती हूँ. जैसे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन. ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको. सबसे पहले आप देखा करो अपनी एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, फिर कुछ एडजस्टमेंट हो तो कैसे करोगे. हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का. ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, 2 जगह आएगा. कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड. ठीक है. फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. अब बस वैल्यूज पुट करनी है. कैपिटल, कैपिटल किधर आती है अपनी? बैलेंस शीट में 8,70,000 आ गई. परचेज एंड सेल्स, परचेज 6,05,000, सेल्स 12,10,000. परचेज इज डेबिट, सेल्स क्रेडिट. ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग में डेबिट 72. ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट है, डेबिट 90 और लायबिलिटी 170. बैलेंस शीट में आ जाएगा 90 और 170. 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट ईयर एंड. ये बताइए क्यों बताया है? क्योंकि लोन तो लिया है, साल के आखिर में लिया है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. कितने का है? 2 लाख का. 2 लाख इंटू 14%. अब हमारा लोन कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में. 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि एंड में लिया है. ओवरड्राफ्ट, ये भी एंड में लिया है. लायबिलिटी है 1,12,000. सैलरी एक्सपेंस है 2,70,000. वेजेस होता तो ट्रेडिंग में जाता. एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,10,000 इन द P&L. अदर एक्सपेंसेस हमें नहीं पता किस टाइप के, हम इसको P&L में ले जाते हैं. रिटर्न्स, अब डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? 40,000 इज योर सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है. और 30,000 इज योर परचेज. क्या? फर्नीचर 450 एसेट है, इधर आ जाएगा. डेप्रिसिएशन बता रखा होता तो हम लेस कर देते. बिल्डिंग अगेन एसेट 890. कैश इन हैंड 2,000. इनपुट CGST, आउटपुट IGST. इनपुट्स जो होते हैं दैट आर माय एसेट्स, डेबिट बैलेंस है 9,000 और आउटपुट कितना है? 15,000. अब देखो, GST के केस में हमें क्या करना पड़ता है? सेट ऑफ करना पड़ता है. हमारी लायबिलिटी थी 15,000 की और इनपुट क्रेडिट हमारे पास कितने कितने अवेलेबल है? 9 और 9 18 के. तो राइट ऑफ कर देंगे 15. कितने का इनपुट बचेगा? 3. डन. बस. अब अपना क्या करो? GP निकाला, ट्रांसफर करा. NP निकाला, यहाँ ऐड करा. एंड एसेट इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज. दैट्स इट. ऐसे हमें बिल्कुल सिंपली क्या करना था? सबसे पहले एडजस्टमेंट, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अब जैसे आपको काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अच्छे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करना. जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है. 12 में देखो, एडजस्टमेंट्स कराते हैं मैं आपको, बाकी तो आप पुट डाउन कर लोगे वैल्यूज. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 393 है. क्लोजिंग स्टॉक 393 है. दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब सेल्स रिटर्न, टू वैल्यू ऑफ 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन. सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं हुई है, आपने स्टॉक में ऐड कर रखा है. क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं करना. क्लोजिंग स्टॉक 393. बट सेल्स रिटर्न की एंट्री पता क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंड देन सेल्स टू सेल्स रिटर्न. सबसे पहले सेल्स रिटर्न टू कस्टमर और उसके बाद सेल्स टू सेल्स. तो हमें सबसे पहले एक तो इसको सेल्स में से कम करना है और कस्टमर में से कम करना है. अब देखो, सेल्स रिटर्न हमें ऊपर कितने की बता रखी है? 43 और 15 की और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 58,000 की. और हम कस्टमर से भी कितना लेस कर देंगे? कस्टमर हमें लेस करना है हीरा 15,000 हम कहां से लेस कर देंगे? 10 में से. ठीक है. हमें ऊपर कितने के डेटर्स दे रखे थे? 120. उसमें से हम क्या कर देंगे?
फिर अपना क्या हुआ, परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी फॉर 10,000। अब फर्नीचर परचेज करा था, इस साइड में दिखाओ, परचेजेस में से क्यों दिखा रहे हो, परचेजेस में से कम कर दो और फर्नीचर में ऐड कर, डन। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। अब हमने परचेज कब करा था, 1 जनवरी 22 को। पुराना फर्नीचर कितने का था, ओल्ड वन वाज 9,000। 9,000 का 10% 900 प्लस अपना 10,000 का 10% 3 मंथ्स का। डेप्रिसिएशन देखो अपना, ये 9,000 इंटू 10%, 900, 10,000 into 10% into 3 months. It will be rupees 250. So 950 plus 900 plus 250, 11. This is your depreciation. ये वर्किंग नोट आपको बनाना है और डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज कर देंगे हम, अपने P&L अकाउंट। आगे देखो, लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गंगुली अपीयर्स एज फॉलोज। अब ये पता है मैं क्यों दे रखा है, ओपनिंग लोन 50, क्लोजिंग लोन 1 लाख। अब हमें नहीं पता कि लोन किस दिन लिया, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगाना है ना, तो हमारे को बता दिया जो नेक्स्ट 50 लिया है वो 31 मार्च को लिया, मतलब एंड में लिया, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हमारे सिर्फ 50,000 पे लगेगा। 50,000 पे, और इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है, लोन फ्रॉम देना बैंक हीरा 12%, तो सिर्फ 50,000 का 12%, 6,000। हमारा इंटरेस्ट कितना डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट 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 6,000, और भी किसी चीज का होगा हमारा, एक तो 6,000 तो ये आ गया, और हमारा जो लोन है क्लोजिंग लोन, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीस। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अब देखो इंटरेस्ट पेड दिखा कितना रखा है हमें, 4,500 भाई, जिसमें से 3,000 देना बैंक वाला है, तो 1,500 रुपए तो किसी और चीज के है ना, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है 7,500। और एक और चीज पता चलती है, देना बैंक का था 6,000, पे कर रखा है 3,000, तो बाकी 3,000 हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी, नॉट दिस वन। हमारे लिए लाइबिलिटी आएगी 3,000। यही है, इंश्योरेंस नहीं है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंक्लूड ऑन बैंक। क्या फिर आगे देखो, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। 20,000 लेने हैं, 10,000 देने हैं, तो नेट हमने कितना लेना है, 10,000। 10,000 हम क्या करेंगे, अपने डेटर्स में से कम कर देंगे, इंटर पर्सन मतलब एक ही बंदे का लेना देना है, तो हम कैंसिल कर देंगे। अब 1,000 रुपए क्या है हमारे, हमें जो इंटरेस्ट मिलना था डेटर से, क्योंकि उन्होंने लेट पेमेंट करी थी, और बैलेंस किस चीज का, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। सब देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 7,250 का, ठीक है। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 5% वाली, और ये डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट पे हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है, 1.5 लाख का 10% 15,000। इन्वेस्टमेंट पे हमारा कितना बनता है, 25,000 का 5% 1,250। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, 16,250। लेकिन इसमें से हमें 7,250 मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250, और उसमें से भी ये कह रहे हैं कि कितने का, 1,000 रुपए का किसका है, डेटर्स का है। तो हमारा रिसीव कितना हुआ इसमें से, 6,250। 10,000 क्या रह गया, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट इज माई इनकम। टोटल इंटरेस्ट कितना बना हमारा, टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी हो गई, 16,250 और 1,000, 17,250, 17,250, ठीक है। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, डिपॉजिट्स वगैरह पे कुछ नहीं बनाना। अब डेटर्स हमारे कितने के थे, देखो हमारे को डेटर्स दे रखे 20 के, जिसमें से सेल्स रिटर्न हटा दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स वाला पॉइंट हटा दिया कि जो एक ही पर्सन के डेटर क्रेडिटर थे, तो 95 का बैलेंस बचेगा, 95 का 5% 4,750। हम कहाँ से बना देंगे, अपने P&L अकाउंट से 4,750, बाकी बस वैल्यूज पुट करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब पहले ऐसे ही ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स है, आप गो थ्रू करना, मैं आपको बताती हूँ।
क्वेश्चन नंबर जो 1 to 8 है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें से जैसे मैंने आपको 5th कराया, एक और ऐसे कुछ जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो कर लेना, बाकी आप इनको कैलसी पे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे 6th क्वेश्चन आप नोटबुक में कर लेना, 5th एंड 6th, 1 to 8 में से आप 5th एंड 6th क्वेश्चन करना नोटबुक में। इसमें से ओनली 5 एंड 6 नोटबुक में, और रिमेनिंग अपने कर लेना कैलकुलेटर में। फिर अपना 9 to approx the questions are till, काफी लेंथी क्वेश्चन बैंक है ये। नहीं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बट द लेंथ ऑफ क्वेश्चंस इज बिग। 23। तो हमारा ये हो गया 9 to 23। 9 to 23 में से आपको कितने क्वेश्चंस हुए? टोटल 15 क्वेश्चंस है। एनी 10 नोटबुक में करना है, और रिमेनिंग 5 आप कैलसी पे कर सकते हैं। ठीक है, और 24 टू जहां तक भी रिमेनिंग बच रहे हैं, आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना। मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर आपकी इजीली कैलसी पे हो जाता है ठीक है, नहीं होता है लिख के देखो, मिसलेनियस में से भी आ सकता है। डन। तो आपको क्या हो जाएगा, अराउंड 10 ये 2 8 12 और 2-3 क्वेश्चन, इसमें से 15 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, बाकी आपको क्या करना है कैलकुलेटर में। एंड मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स में हो सकता है आपको डाउट है, पूछ लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया ना तो दिक्कत आएगी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जनरली इसमें से 10 मार्क्स का आ जाता है, तो आपके लिए वो फ्री के नंबर है ना। तो पढ़ लेना, और जो भी डाउट्स हो मेरे को बता देना। कल हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ओके, थैंक यू।